प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा देश को फर्स्ट रखते हैं। पार्टी, पॉलिटिक्स, दोस्ती सब बाद में। और यही मोदी की सबसे बड़ी ताकत है कि जिससे वो ट्रंप हो, जिनपिंग हो, सबसे आंख में आंख डालकर बात करते हैं। दूसरी तरफ मोदी के विरोध में एक मोहब्बत की दुकान चलाई जा रही है, जहां 95 हार के बाद भी लीडर को खुद अपने भीतर देखने के बदले ठीकरा कभी मोदी पर, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ना पड़ता है। सवाल है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस देश का सेंटिमेंट समझ नहीं पा रहे क्या? अगर ऐसा नहीं है तो कांग्रेस देश विरोधी ताकतों और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ क्यों नजर आती है? बीजेपी तो यहां तक आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी दंगे के आरोपियों को मंच पर गौरवान्वित करती है। दरअसल कांग्रेस ने चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को शांति और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें यह पुरस्कार दिया। इस पर सवाल उठ गए, लेकिन सवाल क्यों उठे? सवाल इसलिए उठे कि मिशेल बैचलेट जब संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार उच्चायुक्त थी, तब उन्होंने भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को हवा दी थी। बैचलेट ने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की कोशिश भी की। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की निंदा की, भारत में सीएए को चुनौती दी और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात भी कही। इसी तरह एफसीआरए यूएपीए कानून को नागरिकों की आवाज दबाने वाला कानून भी बताया। क्यों भाई? भारत के आंतरिक मामले में दखल देने वाले आप होते कौन हैं? लेकिन कांग्रेस ने बता दिया कि ये कौन है। यही कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है, यही कांग्रेस के लिए शांति दूत है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के इसी कार्यक्रम में जगदीश टाइटलर को फर्स्ट लाइन में जगह दी गई। वो जगदीश टाइटलर जिन पर 84 सिख दंगों का काला दाग है। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से शर्जील इमाम की जमानत को लेकर बहस हो रही है। आज सुनवाई के दौरान शर्जील का एक वीडियो सुप्रीम कोर्ट में प्ले किया गया। चिकन नेक को भारत से काटने की साजिश वाला वीडियो था ये। इस शर्जील को लेकर कांग्रेस का स्टैंड है कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और ये किसी और ने नहीं, पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने ही कहा है। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, मोदी विरोध में क्या देश विरोधी ताकतों के साथ कांग्रेस का हाथ? ये सवाल आज पब्लिक का है। चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को जॉर्ज सोरोस गैंग का खास माना जाता है। सो कॉल्ड लिबरल एजेंडा चलाने वाले सोरोस को राजनीतिक दृष्टिकोण से मोदी विरोधी माना जाता है। सोरोस पर भारत के अंदरूनी मामलों में बयानबाजी करने, देश विरोधी ताकतों को फंडिंग करने जैसे कई गंभीर आरोप लगते रहे हैं, जबकि मिशेल बैचलेट कई मौकों पर भारत विरोधी लाइन लेती रही है। लेकिन सोनिया गांधी की नजर में मिशेल बैचलेट क्या है? अब आप उन्हीं से सुनिए। Today, I feel privileged to be able to say a few words on the life of another extraordinary, inspiring leader whom we are honoring. Former President Michelle Bachelet has seen at first hand loss, oppression, torture and exile in her early years. So it is indeed an honor for the Indira Gandhi Memorial Trust to confer the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development 2024 on President Michelle Bachelet, who epitomizes the very essence of Indira Gandhi's life and work. बीजेपी सवाल उठा रही है
कि भारत के खिलाफ नैरेटिव फैलाने वालों को कांग्रेस क्यों सम्मानित कर रही है। बैचलेट को पुरस्कार दिए जाने के कार्यक्रम में सिख दंगों के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को पहली पंक्ति में जगह दी गई। कांग्रेस टाइटलर का बचाव कर रही है तो बीजेपी इसे लेकर भी सवाल उठा रही है। सुनिए ये सवाल और जवाब। Jagdish Titler has not been punished by any court so far. Until and unless someone is punished in the eyes of law is known an innocent person. ये कांग्रेस के इशारे पर सिख नरसंहार हुआ था, प्रथम परिवार के इशारे पर हुआ था, इसलिए तो जस्टिफाई किया था। और जो भी उसमें शामिल थे, सज्जन कुमार से लेकर जगदीश टाइटलर, उनको संरक्षण देना, प्रोटेक्शन देना और प्रमोशन देना, ये तीनों चीज कांग्रेस ने किया। कांग्रेस और राहुल गांधी का सो कॉल्ड देश विरोधी ताकतों को सम्मान देना, देश के सेंटिमेंट के खिलाफ जाना आम लोगों को कहीं ना कहीं चुभता तो है। मुझे नहीं पता कि इंडी गठबंधन में शामिल दूसरे दल इसे लेकर क्या राय रखते हैं, लेकिन एक चीज जो बिहार में करारी हार और लगातार राहुल गांधी की 95th हार के बाद सामने आई है वो ये कि इंडी गठबंधन में ही राहुल गांधी के नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ नेतृत्व को लेकर मोर्चा खोल दिया है। सुनिए। आप खुद नहीं जीत रहे हो, आप जिस गठबंधन में कोई स्टेट लड़ रहे हो, जिताने का पावर भी आपको नहीं है, क्यों लेंगे उसको? वो तो 16 में 21 में सीपीएम का साथ गया था, 0 बन गया है। ममता बनर्जी इज द आइडियल लीडर टू लीड इंडिया अलायंस। अगर हम जो अलायंस करते हैं उसमें मेन कांग्रेस पार्टी होती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लास्ट जब फॉर्म भरने का टाइम आता है उसके पहले हमारे से अलायंस तोड़ देती है। आदरणीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको और मेहनत की भी जरूरत है। हम समाजवादियों की ये सोच है, हम चाहते हैं कि इंडिया ब्लॉक का जो नेतृत्व है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी का। अभी पता नहीं, अब इनको लगता होगा कि हम अकेले ही बहुत सक्षम हैं, बहुत पुराने दल हैं, आत्मविश्वास से भरे हैं, ये हो सकता है, लेकिन ये होना और जमीन पे आना बहुत अंतर है ना। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल नंबर 1, देश के खिलाफ नैरेटिव को हवा देने वाली मिशेल बैचलेट को सम्मान देना क्या देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाने जैसा नहीं? सवाल नंबर 2, मोदी विरोध में कांग्रेस को देश विरोधी ताकतें और टुकड़े गैंग भी कबूल है? सवाल नंबर 3, 95 हार के बाद भी लिबरल एजेंडा चलाने वालों के साथ कांग्रेस देश के सेंटिमेंट से कब तक खेला करेंगे? सवाल नंबर 4, 84 सिख दंगों के दागी जगदीश टाइटलर का महिमा मंडन करना क्या सिखों का अपमान नहीं है? यह सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी जी मेरे साथ यहां स्टूडियो में है। इश्करण भंडारी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। अनुराग भदौरिया मेरे साथ स्टूडियो में है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। तौसीफ अहमद खान लॉयर है, तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर है। अनीश गाडवे राष्ट्रीय प्रवक्ता है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल लेकिन अश्विनी कुमार मिश्रा कांग्रेस के नेता से पूछूंगी। अश्विनी जी, सवाल मेरा यह है कि आपके पोस्टर बॉयज हैं कौन? वो जो पाकिस्तान की भाषा बोले, वो जो लोग भारत पे ऐसे सवाल उठाएं, जो कश्मीर को ऐसा कहें कि कश्मीर में लॉकडाउन हो गया है, 370 के खिलाफ बोलें, सीएए के खिलाफ बोलें, दिल्ली में राइट्स को वो इस तरह से कहें जैसे कि पता नहीं बहुत अच्छी कोई हरकत हो रही हो। मैं पूछना चाहती हूं, ऐसे फॉरेन के लोग जो भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देके भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करें, और तो और फिर दोस्तियां जो उनकी हैं वो आपके सामने हैं। ये एलेक्स सोरोस के साथ तस्वीरें बता रही हैं कि भाई बैचलेट मैडम आपको भी क्यों इतनी पसंद है, क्योंकि सोरोस के साथ जिसका हाथ उसके साथ कांग्रेस का हाथ। क्यों भाई, आपका एजेंडा आज देश के सामने आ गया। टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर, शर्जील इमाम आपको अच्छा लगेगा, जगदीश टाइटलर अच्छा लगेगा,
उसी तरह मैडम बैचलेट भी आपको अच्छी लगेंगी। क्या हो गया आपकी सोच को? 95 हार के बाद भी देश का सेंटिमेंट समझ में नहीं आया? नाविका जी, क्योंकि आपने हार से लास्ट में फिनिश किया तो मैं वहीं से शुरू करता हूं। श्री मंगल सुमन जी की 2 लाइनें हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो ये विषय हार और जीत का नहीं है, ये विषय सही और गलत का है नाविका जी। क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है हमेशा सही एक सही स्टेप होता है। इसीलिए कबीर दास ने भी कहा था कि नंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बट ये भारतीय जनता पार्टी और गवर्नमेंट का इकोसिस्टम है कि अगर फॉरेन से कोई क्रिटिसिज्म आता है तो वो देश विरोधी हो जाता है, अगर फॉरेन से कोई प्रेज आता है तो उसको ऐसे हम सेलिब्रेट करते हैं कि जैसे हमने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। रही बात, आपने जगदीश टाइटलर का जिक्र किया तो मैं वहीं से शुरू करता हूं। जगदीश टाइटलर जी के खिलाफ इंक्वायरियां किसने बिठाई? जगदीश टाइटलर के खिलाफ एलिगेशन तो बहुत लोगों ने लगाया, पर सारे इंक्वायरियां कांग्रेस पार्टी ने खुद की, और उनको जब कोई कन्विक्शन नहीं हुआ उनके खिलाफ एलिगेशन चलते रहे, उनके खिलाफ इंक्वायरियां चलती रही, पर कोई कन्विक्शन नहीं हुआ। इनफैक्ट नाविका जी, अगर आप नाना देशमुख जी का किताब पढ़ेंगी तो आपको जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगी कि कहीं ना कहीं दिल्ली में ये सारा जो राइट्स था, सिख राइट्स था, उसमें आरएसएस वर्कर्स का बहुत बड़ा हाथ था। 14 एफआईआर, हे भगवान, 84 दंगों पर भी एक नई विचारधारा। अश्विनी जी, आप क्या कह रहे हैं? आपने जो पंक्तियां कही हैं, मैं उन्हीं में से 2 शब्द उठा रही हूं। एक तो 95 हार के बाद भी आप भयभीत नहीं है। दाद देती हूं आपकी हिम्मत की। शायद आपको मिटना ही पसंद है और शायद यही आपका ऑब्जेक्टिव है। दूसरी बात, उन पंक्तियों में एक शब्द पर आपने गौर नहीं फरमाया। शब्द था संघर्ष। संघर्ष आपसे होता नहीं है। संघर्ष आप सड़क पर उतर के कर नहीं सकते हैं। आप कोलंबिया में कॉफी बनाने चले जाते हैं जब भारत में चुनाव होते हैं। तो संघर्ष का मतलब क्या है, ये शब्दकोश में पहले ढूंढ लीजिए। लेकिन मैं एक और बात कहूंगी, और शिवम त्यागी, मैं नहीं कहती कि आलोचना में कोई दिक्कत है, आलोचना करनी चाहिए, लेकिन देश विरोध, क्या आलोचना देश विरोध से बदला जाएगा? तब भी मोहब्बत की दुकान में किसी को समझ नहीं आएगा। आज ये सवाल पब्लिक पूछ रही। 2 लाइनों से कांग्रेस नेता ने शुरू किया तो मैं भी 2 लाइनों से ही शुरू कर देता हूं कि वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता, सो ये उसने ये किया कि वक्त पर दवाई ना दी। मतलब सीधा सीधा अगर आग नहीं लगा सकते इस देश में, तो इस देश के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले, प्रोपेगेंडा चलाने वाले, आग लगाने वाले, उनके साथ जाकर खड़े हो जाओ। बैचलेट ने चिली में क्या किया, वो वहां की उपराष्ट्रपति रही, यूएनएचआरसी में क्या किया वो अलग बात होगी, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ उस महिला ने कितना जहर आज तक घोला है वो आपको दिखाई नहीं देता। मतलब इंदिरा गांधी आपको शांति पुरस्कार देने के लिए एक ऐसी महिला मिली जो देश विरोधी है। सितंबर 2020 में उसने कहा था कि कश्मीर में जो स्थितियां बन रही हैं वहां पर हालात इतने खराब हैं कि पत्रकारों पर यूएपीए लगाया जा रहा है, वहां पर कम्युनिकेशन बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है और लोगों को बंद करके रखा हुआ है। और सितंबर 2021 में उसने कहा कि वहां पर किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन जनता के साथ नहीं करने दिया जा रहा है, और हालत ऐसी है भारत ऑक्यूपाइड कश्मीर में कि वहां पर अब डेमोक्रेसी रह नहीं गई है, पार्टिसिपेशन खत्म हो गया है। वही एक ऐसी महिला है जो सीएए के खिलाफ अपने जो अधिकारी थे उनके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में जो एक एप्लीकेशन डलवा दी थी। वही एक महिला है कि जब इस देश ने एमनेस्टी इंटरनेशनल पर काम किया तो उसने कहा कि एफसीआरए लॉज ही खराब है। आपको मतलब इस देश में इंदिरा शांति पुरस्कार देने के लिए भी एक ऐसी महिला मिली जो सोरोस फाउंडेशन से जुड़ी हुई है, जो सोरोस से जुड़ी हुई है, जो देश के खिलाफ है, जो देश से नफरत करती है। उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? बस एक काम ही रह गया। थोड़े दिनों बाद एक काम और कर देना, सोरोस को भी एक इंदिरा पीस प्राइज दे देना, और हो सकता है कि कोई दुनिया में कहीं कोई टेररिस्ट वगैरह हो जो हिंदुस्तान के खिलाफ हो, उसको भी दे देना, क्योंकि इससे आगे तो कुछ बचता नहीं है। अब एक चीज और, शिवम जी, हार और जीत एक अलग, मैं आपके बीच में नहीं बोला, हार और जीत एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन ये तो सीधा सीधा देश विरोध है। अरे इस देश में और दुनिया में आपको इंदिरा पीस प्राइज देने के लिए कोई और बचा ही नहीं। इस देश के खिलाफ जितने भी लोग हैं आप वही आपको नजर आते हैं और जगदीश टाइटलर पर आते हैं। क्या कहा आपने? मैं 1984 के दंगों को लेकर खुद मेरे ऊपर डेफेमेशन केस है। 84 के दंगों को लेकर एचकेएल भगत के पोते शिवम भगत ने मेरे ऊपर डेफेमेशन केस किया हुआ है। भाई कितनी नफरत है आप में। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी एसआईटी का गठन नहीं करते तो ये जो अब इन्वेस्टिगेशन लगातार चली और कोर्ट में हियरिंग हुई वो कहीं नहीं आती।
आप कहते हैं कि आपने लोगों को जो है न्याय दिलाया, कोई न्याय नहीं दिलाया। कैसी कैसी रिपोर्ट्स इस देश में निकल कर आई, क्या यह देश जानता नहीं है क्या? लेकिन एजेंडा क्लियर है। जब हैसियत चुनाव जीतने की ना बचे, जब हैसियत जो है लड़ने की ना बचे, जब हैसियत जो है देश में रहने भर की भी ना बचे, तो इस दुनिया में जितने भी भारत के खिलाफ बोलने वाले लोग हो, सबको इकट्ठे करो, सबको सम्मानित करो, सबको अपनी टीम में ले आओ। और बचाने की वो जॉर्ज सोरोस जिसको लेकर कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कि 26 करोड़ डॉलर उस व्यक्ति ने सिर्फ यूएसएड और तमाम जगहों से इकट्ठे किए इसलिए ताकि वो बांग्लादेश और भारत की तमाम सरकारों में उनको बदलने के लिए काम कर सके। जो जॉर्ज सोरोस खुद कहता है कि उसने $2 ट्रिलियन रखे हुए सिर्फ भारत में लगाने के लिए ताकि चीजों को बर्बाद कर सके, उसके साथ ये कांग्रेस वाले कब तक खड़े रहेंगे भाई? कांग्रेस वाले हर उस ताकत के साथ नजर आते हैं जो भारत के खिलाफ हो। शर्जील इमाम के लिए आपका कवर फायर चलता है, पाकिस्तान के लिए आपका कवर फायर चलता है, सोरोस के लिए आपका कवर फायर चलता है, बैचलेट के लिए आपका कवर फायर चलता है, टेररिस्ट के लिए आपका कवर फायर चलता है। मैं पूछना चाहती हूं आपसे आज अनुराग भदौरिया जी, और यह सवाल पब्लिक भी पूछ रही है, आप ही के राज्य हरिंदर सिंह अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, क्या लगातार हार से कांग्रेस इतनी बौखला गई है कि अब देश विरोधी ताकतों को सम्मान दे रही है? सौरभ अवस्थी कानपुर यूपी से पूछ रहे हैं, कभी पाकिस्तान की बोली बोलना, कभी देश विरोधियों को सम्मान, आखिर क्या साबित करना चाहती है कांग्रेस? और मैं आपसे पूछना चाहती हूं, दिल पर हाथ रख के कहिए, आलोचना से कभी किसी ने कोई भी परहेज नहीं किया है। आप रोज मेरे इसी शो पर आके आलोचना करते हैं, लेकिन अगर सकारात्मक होता हम में कभी लड़ाई नहीं होती। आप आते हैं, मुझे कुछ कहते हैं, चले जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको मुझ में कमियां नजर आए, लेकिन देश के खिलाफ बोलना यह क्या सही है? अब सवाल यह है कि बात शुरू हुई है तो यह भी तो पता होना चाहिए ना, हार और जीत सोच में होती है। अगर आपने मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। तो कहते हैं ना कि मुसीबतों में भी जो चिराग जलाते हैं, जमाने की हवा तेज क्यों ना हो, आखिर जीत उसी की होती है। अब भारतीय जनता पार्टी इस समय है, अब समय उनका चल रहा है, चुनाव जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं किसी से नहीं छुपा है, तो उस पर इतनी घमंड करने की जरूरत नहीं है। सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन हिंदुस्तान तो वहीं रहेगा ना। हिंदुस्तानियत नहीं खत्म होनी चाहिए, हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार पे हमला नहीं होना चाहिए, यह मेरा मानना है। जीत हार होने का मतलब नहीं कि अब हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार पे हमला करने लग जाएं, एक दूसरे के बारे में व्यक्तिगत बुराई करना शुरू कर लग जाए। अगर इस देश में संविधान है, न्यायपालिका है, कानून है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर इस सरकार देश के खिलाफ कोई काम करता है तो आप तो उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं ना। ये डिबेट में बात कराने से तो काम नहीं चलेगा। इसके मतलब आपके पास ऐसा कोई तथ्य नहीं, तभी तो तथ्य अगर हो तो आप कार्रवाई कीजिए। देश तो प्रथम है ना, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। अगर राष्ट्र के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो ये जिम्मेदारी आपकी हमसे बड़ी हो जाती है ना। लेकिन आप क्या करेंगे? आप चुप्पी साध जाएंगे। पहले वही तालिबान हमारे लिए कितना बुरा था, लोग कहते थे तालिबानी संस्कार हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा तालिबानी संस्कार, और चलना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज तालिबान हिंदुस्तान के सरकार को बहुत प्यारा हो गया। आज तालिबानी सरकार के व्यक्ति को, नुमाइंदे को बुलाया भी गया। तो मेरे आपसे बस इतना सही गुजारिश है, ये वही तालिबान है जब अजहर मसूद यहां से भागा था। तो सुनिए, तालिबान ने इसकी मदद की थी हमारे जब होस्टेज हुआ हुए थे, याद, ये भूलिए मत। इसलिए आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो कहा वो बहुत सही है, जो किया बहुत सही है। टाइटलर इस देश के हीरो होने चाहिए, शर्जील इमाम इस देश के हीरो होने चाहिए। कानून जो बोले अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा हैं, ये कहने टुकड़े टुकड़े गैंग आपके लिए पोस्टर बॉय हैं। और आप कह रहे हैं कि सोच लो से चलेगा, हमारी आपकी झूठी डिबेट से नहीं चलेगा। अगर देश का कोई दुश्मन है तो उसको कानून सजा देना भी। झूठी डिबेट है तो आप आए क्यों है? झूठी डिबेट है तो आप आए क्यों है इस शो पर? नहीं, झूठी डिबेट है तो आप आए क्यों है? ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। कानून प्रोपोगेंडा करने वालों को आप इनाम देंगे, प्रोपोगेंडा करने वालों को आप इनाम देंगे, और डिबेट को सवाल उठाने को आप झूठा कहेंगे। कोई काम करेगा तो देश का संविधान अलाउ नहीं करेगा, कानून शिवम त्यागी अनुराग भदौरिया का कहना है, अगर मान लो कि हवा में बहुत तेज हवा भी आए तो अगर दीप चल रहा है तो जीत आपकी होगी। तो अब ये मान रहे हैं कि बिहार में जीत इनकी हुई है। वो 202 जो हैं वो एनडीए के नंबर नहीं है, वो इनके नंबर है। वो तो बाई चांस आज एनडीए ने शपथ ले ली, क्योंकि ये जो कर रहे हैं वो तो सही ही कर रहे हैं।
ये कांग्रेस और राहुल इफेक्ट इतना शानदार है। उन्होंने कहा था गरीबी एक मानसिकता है, ये कह रहे हैं हार और जीत भी एक मानसिकता है। ठीक है भैया, अपने आप को जीता मानो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अखिलेश ने शपथ ले ली बिहार में आज, अब ठीक है, अब आगे आते हैं हार के आगे हार से आगे जीत है। डर के आगे जीत है 40 साल बाद। ठीक है, थैंक यू। अभी 40 साल बाद भी तो आइए, रुकिए ना प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला, थैंक यू। इन्होंने कहा कि हम भी जानते हैं हार कैसे हुई, जीत कैसे हुई। मैं बताता हूं ना कैसे हुई। त्रेता में भगवान शिव ने एक व्यक्ति को आशीर्वाद दिया था कि आप जिसके सर पे हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। कलयुग में भी ऐसा ही आशीर्वाद एक व्यक्ति के ऊपर है। उन्होंने समाजवादी के ऊपर हाथ रखा, भस्म। उन्होंने टीएमसी के ऊपर हाथ रखने की कोशिश करी, भस्म होते होते बच गए क्योंकि उन्होंने खुद को हटा लिया। उन्होंने लेफ्ट के सीपीएम के ऊपर हाथ रखा, भस्म। उन्होंने आरजेडी के ऊपर हाथ रखा, भस्म। उन्होंने इसके अलावा जिस भी पार्टी के ऊपर हाथ रखा, भस्म। आप समझ गए होंगे, अखिलेश यादव जी का खुद ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, ये कांग्रेस वाले बहुत तेज पार्टी है, इनको भी वोट मत दे देना। तो भैया सुनो, अगर चुनाव के बीच में कोलंबिया में जाकर छुट्टियां मनाओगे, अगर चुनाव के बीच में जाकर मध्य प्रदेश में आप जंगल सफारी करोगे, अगर चुनाव के बीच में फिर से आप लंदन चले जाओगे, अगर चुनाव के बीच में आप चुनाव में ही नहीं रहोगे, हिंदुस्तान में ही नहीं रहोगे, तो नहीं मिलने वाली वोट। ये हार अब भी जवाब, और अब से जब तक वो व्यक्ति है हाथ रखते ही भस्म कर देने वाले, तब तक है, तब तक आप जीतोगे नहीं। जवाब, अब सवाल ये उनके लिए हार एक सेकंड, समाजवादी पार्टी के लिए हार सोच है और राहुल गांधी के लिए हार एक मानसिकता। क्या रह गया कहने के लिए? सुन लीजिए, रह गया अभी बहुत कुछ है। सरकारें आते जाती रहती नाविका जी, बहुत कुछ बाकी है। अभी सुनिए, 43 सीटें हैं, 43। आप अलमत में है केंद्र में, इसलिए चिल्लाइए मत। हम 43 सीटें, अरे 43 सीटों का गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है तो गठबंधन के 40 साल में गठबंधन पर सरकार है। सुन लीजिए भाई, कांग्रेस की टोटल जितनी सीटें 3 चुनाव में मिलकर नहीं, उससे ज्यादा सीटें हैं। गठबंधन की सरकार में है कि नहीं? तो गठबंधन की सरकार है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं गठबंधन की सरकार। हाँ, तो बस सुनिए, राजीव जी के बाद लास्ट कौन सी की सरकार है पूर्ण बहुमत के साथ बनी? हमारे गठबंधन में गठबंधन में हाथ रखते, सुनिए, आपने शिवसेना के साथ गठबंधन किया, तो बाद में आपने चिराग पासवान के साथ गठबंधन किया, तो गठबंधन किया पार्टी का। अरे भैया, बोलोगे आपको हिस्ट्री थोड़ी भूल गई है, बता दीजिए। पहले उन्हें याद दिलाइए, उन्हें भी। पहले शिवसेना से गठबंधन किसने किया था? बीजेपी ने नहीं किया था। पहले एक अगाड़ी बनी थी, अगाड़ी जब बनी उसके बाद शिवसेना टूट गई। और मैं अनीश गदावेज साहब आपसे पूछना चाहती हूं, अब ये आपने कांग्रेस का सुन लिया, आपने अब समाजवादी पार्टी का सुन लीजिए, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 95 हार हो चुकी हैं। आजकल सेंचुरी की जो लिस्ट बनती है कांग्रेस पार्टी में, वो सेंचुरी ऑफ लॉसेस, सेंचुरी ऑफ विन्स की नहीं लिस्ट बनती। लेकिन फिर भी इस अकड़ में रहना और इस गुमान में रहना कि देश के खिलाफ की ताकतों के साथ खड़े रहोगे तो देश के लोग आपकी वाहवाही करेंगे, आपको वोट देंगे, क्या यह कांग्रेस का बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन है? क्या इनको जमीनी सच्चाई समझ में नहीं आ रही है? क्योंकि कितने चुनाव ये हार चुके हैं और अपने अलायंस पार्टनर्स को हरा चुके हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको तो डर लगता होगा ना? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है पीछे? आ रही है, बोलिए। जी बोलिए। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस। सबसे पहली बात मुझे अटल जी की 2 लाइनें यहाँ पे याद आ रही है। सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। देश का लोकतंत्र कर दे रहा हूँ। लोकतंत्र सच में जिंदा है क्या? अगर मैं बात महाराज रहेगा क्या? अपने सुनिए शिवम जी, आप जरा जिंदगी थोड़ी सी चर्चा रखिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, बात मिशेल की निकली। अगर चलो अच्छी बात है, वो फॉरेनर है, अगर वो इंडिया में होती थी, भारतीय नागरिक होती थी, तो भारतीय जनता पार्टी उसको भी अपने पार्टी में प्रवेश दे देती थी अगर उनकी वाहवाही की होती तो। आज मैं आपको कल का एक उदाहरण देता हूँ महाराष्ट्र का। पालघर में साधुओं की हत्या हुई, महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में साधुओं की हत्या हुई। पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है
कि उनकी हत्या महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तरफ से हुई, साधुओं की हत्या हुई। लेकिन आज वही पालगढ़ साधुओं के हत्यारे भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले चुके हैं। क्या आप इस बात को जानते हैं शिवम त्यागी जी? ये है दोगलापन है। आप बात कर रहे हैं मुझे कोलंबिया की, लंदन की बातें कर रहे हैं आप, लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ शिवम त्यागी जी। अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुए, कोई भूटान घूमने गए थे, लेकिन हमने किसी को देखा भूटान घूमते घूमते, हमने किसी को नवाज शरीफ के केक काटते हुए भी देखे हैं। तो ये सब बातें ना करें। देखो, बात चल रही है मिशेल की, तो मिशेल ने कौन सी कंट्री पे उन्होंने अपने आरोप, उन्होंने पाकिस्तान पर भी आरोप लगाए हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। मैं उन बातों पे नहीं जाऊंगा, वो कांग्रेस बताएगी, कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे उनकी क्या उनका जूरी में क्या उस पर पॉइंटर्स रखे, वो कांग्रेस बताएगी। लेकिन आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है और दिन दहाड़े हो रही है, ये हमने महाराष्ट्र में देखा। इसीलिए लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपका पॉलिटिकल पॉइंट है तो चले जाइए सोरोस के पास और सोरोस की इंडस्ट्री भारत में चलाइए। ये कौन सी बात हुई? शिवम जी, आ रही हूं आपसे, 10 सेकंड, बस 10 सेकंड, 5 सेकंड मुझे। पहली बात ये बात खत्म। 10 और 5 पालघर में काशीनाथ चौधरी को हम शुरुआत से साजिश करता और मुख्य आरोपी बता रहे हैं, वो कोई भाजपा का सदस्य नहीं है। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। दूसरी एक और बात, मतलब देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए, तो क्या मतलब ये देश क्या सोरोस का पैसा लगाकर चलेगा? जिसे हाथ रखते सब कुछ भस्म हो जाता है, उसको अपनी तरफ ले आए तो आप भी भस्म हो देश ये बराबर में बैकग्राउंड म्यूजिक में उनका देना एफआईआर कीजिए, इंक्वायरी बैठाइए। आपको लगता है देश शिवसेना ने इतनी भी जान नहीं रही हमारे लिए बहस करता है? आपको लगता है ये व्यक्ति देश के खतरा है, कार्रवाई कीजिए, ये साइड से अलग कीजिए, बजाने में लगे, कार्रवाई कीजिए, बोलिए मत, जरा प्लीज रुकिए। नहीं क्यों रुकिए? कोई व्यक्ति देने वाले कभी बात कर रहा हूं, मैं नहीं रुकूंगा। देश मेरे लिए प्रथम है, कार्रवाई कीजिए। हर जगह मैं कोई व्यक्ति बार बार ऐसे चुनाव नहीं करने जा रहे हैं और उसका निकल यहाँ पर मैं कह रहा हूं समर्थन खेल रहे हो, उनको भी हरवा लेंगे टीएमसी में। कार्रवाई कीजिए भाई, मैं आपके साथ करेंगे कार्रवाई। कैसे हो सकता है? कैसे बात कर रहे हैं आप? खाली बोलेंगे, कार्रवाई करेंगे। सोरोस के एजेंट हिंदुस्तान में उनके साथ चुनाव लड़के साथ हो, आपको लगता है उनका चुनाव लड़के साथ हो? अरे गांधी कर रहे हैं, गलत है। एक मिनट के साथ खिलवाड़ करें, उस पर कार्रवाई कीजिए। ईश्वरन भंडारी में आपसे सवाल, एक मिनट। सरकार आपकी है महापुरुषों, बिल्कुल धन्यवाद। हाँ, मैं एक सवाल उठाना चाहती हूं और ईश्वरन भंडारी, मेरा सवाल यह है, इसमें प्रूफ करने को बाकी क्या रह गया है? मिस बैचलरेट किसके साथ खड़ी हैं? ये सोरोस परिवार के साथ खड़ी हैं। सोरोस ने भारत के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यहां की सरकार को हटाना है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन की गुंजाइश कहां बची है, जो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं? और सवाल मेरा इतना सा है कि इंदिरा गांधी का पीस पुरस्कार सबसे पहले इमरजेंसी लोग भूल गए हैं, नसबंदी भूल गए हैं। 1 मिलियन लोगों की नसबंदी हुई थी, टारगेट सेट हुए थे। अब वो ह्यूमन राइट्स लोग भूल गए हैं, कोई बात नहीं, 1975 से 70 की बात थी, लेकिन वो पीस प्राइज दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं वो आपके सामने है यहां पर। और लोग कह रहे हैं यहां का सवाल, वहां का सवाल। क्या कांग्रेस पार्टी रियलिटी से बिल्कुल दूर जा चुकी? नाविका जी, मैं कांग्रेस के किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका कंसिस्टेंट एंटी भारत स्टैंड रहा है को अवार्ड देने पे हैरान नहीं हूं। मैं हैरान उन लोगों से हूं जो इन बातों से हैरान हैं, क्योंकि ये पहली बारी थोड़ी ना हो रहा है। आप ये बात कर रहे हैं जिसने 370 के अगेंस्ट स्टैंड लिया। यासीन मलिक कौन था? अ ड्रेडेड टेररिस्ट जिसने हमारे देश के सैनिकों के ऊपर हमला किया, नागरिकों के ऊपर हमला किया। उसके साथ उस समय के प्रधानमंत्री मिलते हैं और बाद में वो कहता है कि मेरे को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे थे कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में, हाफिज सईद से मिल रहा हूं। तो जब आप उससे मिल सकते हो तो ये लेडी तो कीजी क्या है? इसमें हैरान होने वाली बात नहीं, और ये पहली बारी नहीं है। आप जॉर्ज सोरोस की बात करते हैं, जॉर्ज सोरोस का एक कंसिस्टेंट स्टैंड है। उसने $1 बिलियन का अपने मुंह से कहा मैंने फंड बनाया हुआ है कि नेशनल
नेशनलिस्टिक मुझे शक्तियां अच्छी नहीं लगती और उसमें प्राइम टारगेट है भारत के प्रधानमंत्री। आप बोलेंगे जिसका ये हो, जो फॉरेनर है, इंडिया में किसी को प्रधानमंत्री पसंद ना हो, वो डेमोक्रेटिक मीन से कैंपेन करे, चुनाव लड़े, जीते, वो अच्छी बात है। एक फॉरेनर भारत के अंदर रिजीम चेंज चाहता हो, प्रधानमंत्री के अगेंस्ट इतना बड़ा फंड क्रिएट कर रहा हो और आप उसके इकोसिस्टम को अवार्ड दे रहे हो, तो ये आपकी भी माइंडसेट दर्शाता है। पर उसमें भी हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब गुजरात के मुख्यमंत्री के अगेंस्ट लोग ये लिख सकते हैं कि आपको यूएस ना जाने दिया जाए, आपका वीजा ना हो, वो भारत के एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। भारत के कोर्ट ने अगर कुछ के ऊपर आरोप साबित हो जाए ना, कन्विक्शन से पहले भी, तो वो ऑर्डर हो जाता है, एलओसी खुल जाती है कि आप बाहर ना जा पाए, आपका पासपोर्ट कोर्ट में जब्त हो जाता है। कुछ प्रक्रिया नहीं हुई ऐसी जिस व्यक्ति के अगेंस्ट, वो भारत का एक नागरिक भी हो, तब भी आप चाहते हैं कि वो अब्रॉड ना जा पाए, तो ये मान सकता है। इसलिए हैरानी वाली बात नहीं है, ये कंसिस्टेंट पैटर्न है। आपका किसी और देश के साथ एमओयू हो सकता है जो आज तक किसी को पता नहीं है कि एमओयू में क्या है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को लाके अवार्ड दे सकते हैं जिसने भारत के अगेंस्ट स्टैंड लिया हो, आप यासीन मलिक से मिल सकते हैं, आप जॉर्ज सोरोस को फटे कर सकते हैं, आप बीच चुनाव में इंडिया से और बाहर आप जा सकते हैं। टाइटलर का महिमा मंडन कर सकते हैं। टाइटलर, जगदीश टाइटलर, जो 1984 के दंगों में चार्ज हैं, और कौन कौन से उनके ऊपर चार्जेस है? 143 अनलॉफुल असेंबली, 153 है प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, 188 डिसोबीडियंस टू एन ऑर्डर promulgated by public servant, 149, 295, 380, 436, 109 of the IPC। ये सारे चार्जेस उनके ऊपर है। फ्रंट रो में बैठते हैं। राहुल गांधी जब इंडिपेंडेंस डे का झंडा तिरंगा लहराने जाते हैं तो उनके साथ खड़े होते हैं। तो ये तो कांग्रेस की मानसिकता है। लेकिन तौसीफ भाई, पब्लिक पूछ रही है, संजय मिश्रा भदोई यूपी से पूछ रहे हैं, कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से और कांग्रेस लड़ रही है भारत से, क्या ये कांग्रेस के लिए जरूरी है या मजबूरी है? नरेश चौहान नीमराना राजस्थान से पूछ रहे हैं, 95 हार लेकिन नीति और नियत वही ढाक की 3 पास, क्या राहुल गांधी कांग्रेस मुक्त भारत करके ही मानेंगे? सुधीर दिल्ली से पूछ रहे हैं, क्रिकेट में 2 सीरीज हारने के बाद कप्तान बदल दिया जाता है, 95 सीरीज हारने के बाद भी एक व्यक्ति कप्तान क्यों बना हुआ है? ये सवाल तो आज तृणमूल कांग्रेस में बहुत से लोग पूछ रहे हैं। तौसीफ भाई, आपके क्या विचार हैं? देखिए नाविका जी, कांग्रेस अगर बीजेपी से लड़ रही है, ममता बनर्जी अगर बीजेपी से लड़ रही है, इंडिया अलायंस बीजेपी से लड़ रही है, तो इसका ये मतलब कतई नहीं होता कि वो देश से लड़ रही है। भाई देश हमारा आजाद 2014 में खुद हुआ है। किसने कहा? देश हमारा हम तो बैचलेट के सम्मानित होने पर और उनके सोरोस के साथ और उनके बयानों पर सवाल उठा रहे हैं। हमने कब कहा आप चुनाव लड़ रहे हैं? ये तो देश का लोकतंत्र है। नहीं, अभी सवाल पूछा गया कि वो देश से क्यों लड़ रहे हैं। भाई देश 2014 में थोड़ी आजाद हुआ। आप हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम ये प्रोग्राम आज बैठ करके कर रहे हैं, ये 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के तहत कर रहे। 1947 में जो आजादी मिली है, हम उस देश के तहत बैठे हुए। 2014 में कोई नया देश बन करके नहीं आया। जो मोदी की आलोचना, जो है देश की आलोचना है, भाई मोदी तो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो एक व्यक्ति है, उनसे भी गलत पॉलिसी डिसीजन आप रोज करते हैं, अमित शाह से आप रोज करते हैं, मोदी के खिलाफ आप रोज बोलते हैं, आपका हक है। लेकिन बाहर के देश क्यों बोलेंगे इस देश के अंदरूनी मामलों में? क्यों बाहर के व्यक्ति इस देश के आंतरिक मामलों में दखल देंगे? इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है और उन्हें अवार्ड मिलेगा देश के खिलाफ। हमारे देश के खिलाफ बोलने के लिए हम उन्हें बुलाकर उन्हें सम्मानित करेंगे और आपको लगता है ये देश के हित में है? नाविका जी, हम भी फॉरेन पॉलिसी रखते हैं, हम भी बांग्लादेश की, पाकिस्तान की और दूसरे मुल्कों की आलोचना करते हैं। तो हमें भी, हमारे प्रधानमंत्री को भी दूसरे देश में बुला करके सम्मानित किया जाता है। सवाल यह है कि अगर जगदीश टाइटलर क्या कंपैरिजन है, क्या कंपैरिजन है? मैं समझ नहीं पा रही कि ये वाकई में बिलीव करते हैं शिवम त्यागी कि प्रधानमंत्री को सम्मान मिलना और बैचलेट को सम्मान मिलना एक जैसी चीज है? पहला तौसीफ, आपने कहा कि देश 2014 के बाद नहीं बनना, बिल्कुल ठीक बात है। आमतौर पर मैं आपकी बात से सहमत नहीं होता, लेकिन यह बात बिल्कुल ठीक है। देश 2014 में नहीं बना है, जाहिर है हम संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, चलते थे, आगे भी चलेंगे। लेकिन
इस देश ने जब युद्ध लड़े, सब चीजें लड़ी, तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ ऑपोजिशन में भी होते थे तो देश के साथ होते थे। अगर देश के खिलाफ कोई बात करता था तो जाहिर है हमेशा साथ होते थे। बेस्टलेट कोई सरकार नहीं है, बेस्टलेट कोई सरकार नहीं है, वो इस देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करती है। वो कहती है कि कश्मीर में हो रहा है गलत है, वो कहती है 370 हटाना गलत है, वो कहती है एमनेस्टी इंटरनेशनल पर जो हुआ ये गलत है, वो कहती है भारत के एफसीआरए रूल गलत है। वो इस देश में एप्लीकेशन फाइल करती है सीएए के खिलाफ, और उसको अगर पीस प्राइज दोगे तो कल तो दुनिया में जितने भी हिंदुस्तान के दुश्मन है वो सारे बोलेंगे, क्योंकि कांग्रेस उनको पीस प्राइज दे देगी। कल आप भी एक काम करिए ना, एक कमेटी बना के आप भी कोई ममता पीस प्राइज दे दीजिए। अगर ऐसा ही करना है तो आप भी दे दीजिए। नहीं, अगर देश के खिलाफ ये सिर्फ बैचलेट की बात नहीं है, बात उसकी भी है जो शर्जील इमाम है, जिसका आज कोर्ट में टेप चलाया गया, चिकन ने काट देंगे, भारत और नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, इसके भी साथ आप खड़े हो जाते हैं जाकर। मैं इश्करण भंडारी पूछना चाहती हूं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के जितने भी नुमाइंदे हैं उन सबको कांग्रेस इतना पसंद करती है और फिर भी कहती है कि हम संविधान के साथ हैं, हम देश के साथ हैं। ये देखिए पी चिदम्बरम का ट्वीट है कि शर्जील इमाम को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। रियली नाविका जी, नाविका जी, ये लोग वो आदमखोर जानवर थे जो भारत के नागरिकों को खा जाना चाहते थे और इनको बलि का बकरा कहा जा रहा है। आप देखिए किस तरह ये व्हाइट कॉलर टेरर, अब हम शब्द बोलना शुरू हो गए। क्या ये पहली बार ही है? मैं तो इस बात में ये मानूंगा कम से कम अब ये लोग मान जाएं, मीडिया मान जाए, परसेप्शन खत्म हो जाए कि एजुकेटेड करता नहीं, कोई प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी का, कोई डॉक्टर है, कोई यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है, कोई पीएचडी है, कोई जर्नलिस्ट है। बात ये नहीं है, बात मानसिकता और विचारधारा की है। गॉडफादर एक बड़ी फेमस मूवी है, वो माफिया के लिए एक लाइन कहती है, और आजकल माफिया ही टेररिज्म के अंदर है, टेररिस्ट ही माफिया बने हुए हैं, जिसमें कहा जाता है वन लॉयर विद अ ब्रीफ केस, वो 100 लोगों जिनके पास गन है उससे ज्यादा स्टील कर सकता है। वैसे ये डॉक्टर हैं, ये अपनी एजुकेशन, अपने कोर्ट से हजारों लाखों गुना ज्यादा लोगों की हत्या कर सकते हैं, बशर्ते जो व्यक्ति एक गन लेके आता है। हमें इस बात को मानना पड़ेगा। वैसे ही ये रेडिकल लोग हैं। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में ही कैप्चर कर लेंगे लोगों को, इस विचारधारा में लेके जाएंगे कि भारत पे आतंकी हमला करो, और बाद में बोलेंगे तो बड़े इनोसेंट से बच्चे हैं। आप चिकन स्नैक, आप भारत को काटने की बात कर रहे हैं, आप काटने का रोड मैप दे रहे हैं कि इतने लोग इकट्ठा हो जाएं, आपके पास संख्या बल है, उस लोगों के इकट्ठा होने। अश्विनी मिश्रा, इसको भी आप सही ठहराएंगे, इसको भी आप सही ठहराएंगे। आपको मोदी विरोध और देश विरोध का फर्क नहीं दिखता? नाविका जी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको मोदी विरोध और देश विरोध का फर्क नहीं दिखता? क्या मोदी का विरोध करना देश का विरोध कैसे हो गया? अगर हो गया, मुझे भी दिखता है और इस देश की जनता को भी दिखता है। मेरे भाई, दिक्कत आपकी है, आपको नहीं दिखता। चश्मा लगाकर भी नहीं दिखता, चश्मा बदल लीजिए, क्योंकि चश्मा जो आपने पहना है वो आपको वो दिखाता है जो गलत है, जो राहुल गांधी को दिखता है। और राहुल गांधी की राह पर चलोगे तो 95 हार आपकी हो चुकी है, और कितनी झेलना चाहते हो ये आपके ऊपर है। शिवम त्यागी, क्या हो गया? लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इश्करण जी ने कहा कि कुछ लोग हैं वो डॉक्टर के वेश में बेशक आते हैं, लेकिन वो गन लेकर आते हैं, बम लेकर आते हैं, या तो खुद फट जाते हैं, और अगर नहीं करते तो इस देश की सेना उनको फाड़ी देगी। लेकिन ये जो उसको सपोर्ट देने वाले हैं, इसका भी कोई लॉ है क्या? क्योंकि मैं तो नहीं जानता बहुत ज्यादा, मुझे तो लॉ नहीं आता, लेकिन ये इस देश में ये कहने वाले कि ये गरीब हैं, इस देश में ये कहने वाले कि ये स्टूडेंट हैं, इस देश में ये कहने वाले ये हताश हैं, इस देश में जो है अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है वाले को चुनाव लड़ाने वाले, उसको पहले दिल्ली में लड़ाने वाले, फिर बिहार में लड़ाने वाले, चिकन ने काटने वाले का समर्थन करने वाले, पाकिस्तान में बैठे हुए व्यक्तियों को ओसामा जी और न जाने क्या क्या कहने वाले, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में जाकर कहने वाले कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हटाने में हमारी मदद करिए, ये मणिशंकर अय्यर ने कहा था। इनके लिए भी कोई कानून यही सवाल जनता पूछ रही है। रोहित कुरुक्षेत्र से कह रहे हैं समाजवादी पार्टी और टीएमसी से सवाल है, क्या 95 हार के बाद भी राहुल के नेतृत्व में गठबंधन रहेगा या बदलेगा? चंद्र प्रकाश ओझा का बलिया यूपी से सवाल है, कांग्रेस जिस रास्ते पर चल रही है क्या अगली बार मुनीर को अवार्ड दे देगी? सवाल बहुत सही है, ऐसा ही लग रहा है। महेश ठक्कर वडोदरा से पूछ रहे हैं, कांग्रेस को 1984 के दंगों में आरएसएस का हाथ दिख रहा है, तो राजीव गांधी ने बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है वाली बात क्यों कही थी? और आज हमने पब्लिक से भी सवाल पूछा,
ये पूछा जनता से सवाल कि भारत के खिलाफ बोलने वालों को अवार्ड देकर क्या कांग्रेस ने पूरे देश का अपमान किया है? 40,000 लोगों ने जवाब दिया है। हां कहने वाले 91% लोग, नहीं कहने वाले 8%, कह नहीं सकते 91% लोग, यानी कि आप समझ रहे हैं देश किस तरफ जा रहा है, कांग्रेस किस तरफ चल रही है। और फिर कहेंगे इलेक्शन कमीशन की गलती है, हम चुनाव हार जाते हैं, वोट की चोरी हो गई। मेरे भाई उठ के असलियत देखिए, असलियत सामने है, जनता बार बार बता रही है। समझने वाले समझेंगे, ना समझे उन्हें हम क्या कहें। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.